हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेलकम टू अनदर अमेजिंग सेशन ऑफ चीट शीट सीरीज ऑन बाइनोमियल थ्योरम। यानी बाइनोमियल थ्योरम में हम जानेंगे आज तक के लेटेस्ट ट्रेंड्स, यानी किस किस्म के सवाल, किस तरह के सवाल ज्यादा आ रहे हैं और जेईई मेंस ने इस टॉपिक में से क्या क्या निकाल दिया है, या फिर ऐसे टॉपिक जिनको अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ हम देखेंगे बहुत कुछ सिखाने वाला आज का स्पेशल सवाल। तो चलिए आइए चलते हैं इस खूबसूरत सफर पर। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। इफ वी लुक एट द सिलेबस जेईई मेंस 2023 बाइनोमियल थ्योरम, और इसमें अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, यह टॉपिक अब हट चुका है। यानी कि बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज से संबंधित जो भी सवाल अब तक 2023 में आते थे वह अब नहीं आएंगे। And let me tell you, binomial theorem is one of the most important chapters for JEE Mains as far as past 5 years are concerned। यानी पिछले 5 सालों में बाइनोमियल थ्योरम से भर भर के सवाल आए हैं। देखा जाए अब इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि एक बहुत मैक्सिमम जिसमें 30% के करीब जो प्रॉब्लम्स आते थे बाइनोमियल थ्योरम से, वो इस टॉपिक से आते थे। लगभग 30% प्रॉब्लम्स यहां से आते थे और अब इस टॉपिक को एक्सक्लूड कर दिया गया है। इस कारण से अब देखना है 2024 में बाइनोमियल थ्योरम से कितने सवाल आते हैं। तो अपनी शिफ्ट में लगभग आप एक सवाल तो एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं शिफ्ट में ऐसा भी हुआ है जहां बाइनोमियल थ्योरम से दो सवाल भी आपको पेपर्स में देखने को मिले हैं। लेकिन अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि कैसा पास्ट ट्रेंड कैसा रहे। इस वाला जो पास्ट ट्रेंड क्या वही कंटिन्यू रहेगा, लेकिन फिर भी ये उम्मीद जरूर की जा सकती है कि एक सवाल तो आपको अपनी शिफ्ट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहां पर मैं आपको दिखा दूं एक बार जो मैं आपको कह रहा था अभी तक। बाइनोमियल एक्सप्रेशन और बाइनोमियल थ्योरम से कंसर्न्ड जो प्रॉब्लम थे, दे कॉन्स्टिट्यूटेड 69% ऑफ द टोटल प्रॉब्लम्स दैट केम फ्रॉम जेईई, दैट केम इन जेईई मेंस। यानी 100 सवाल अगर बाइनोमियल थ्योरम से आए तो उसमें 69 प्रॉब्लम्स इन्हीं टॉपिक से आए हैं, जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मल्टीनोमियल थ्योरम, केएस टर्म फ्रॉम द एंड, मिडिल टर्म, इन सब के ऊपर प्रॉब्लम्स भर भर के आए हुए हैं। और ध्यान रहे ये डेटा पिछले 5 साल का है, 2019 से 2023 तक का। और यहाँ बाइनोमियल कोएफिशिएंट और देयर सम, जैसा मैंने बताया था, लगभग 1/3 ऑफ द पेपर, 1/3 ऑफ द क्वेश्चन केम फ्रॉम दिस टॉपिक, जो कि अब लगभग शून्य हो चुका है। ठीक है ना। तो ये अब हट गया है एक तरीके से, वहां सारा का सारा फोकस चला जाएगा जेईई मेंस का, तो वहां आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। तो जो 69 था अब वो बढ़ जाएगा, डेफिनेटली 100% ही हो जाएगा लगभग। जनरल टर्म क्या क्या पढ़ना चाहिए? जनरल टर्म कंटेनिंग एन टर्म कंटेनिंग x की पावर r, आपको याद होगा। जनरल टर्म इन x प्लस वाई टू द पावर n, आपको याद होगा जनरल टर्म क्या होती है। tr प्लस 1 लिखते हैं, कितना होता है जल्दी से याद करके बताओ। ncr, x की पावर n माइनस r और y की पावर r, तो दैट इज द जनरल टर्म। फिर मिडिल टर्म, k टर्म फ्रॉम द एंड, डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स और मल्टीनोमियल थ्योरम। इसमें मैं एक स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स, यानी रेसिप्रोकल प्रॉब्लम्स, सॉरी रिमाइंडर प्रॉब्लम्स, और साथ में डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स। इससे सवाल आना निश्चित है 2023 में। इससे बहुत बहुत सारे सवाल आए हैं। इनफैक्ट आई मस्ट से a lot of problems have occurred from this topic। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये सब चीजें डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम खासकर कवर कहां से करें। आप चाहें तो मंजिल सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, वहां पर इसके ऊपर एक पूरा डिटेल लेक्चर है जहां पर बाइनोमियल थ्योरम के सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। उस लेक्चर को देखकर आप ना बाइनोमियल थ्योरम दुरुस्त और मस्त कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जो टॉपिक्स अब आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास समय है तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, इंटीग्रल, फ्रैक्शनल पार्ट भी पढ़ लें, क्योंकि 2023 में इस टॉपिक के ऊपर सिर्फ एक ही सवाल आया था एक ही शिफ्ट में। तो हो सकता है क्योंकि अब प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हट गया है तो इसका परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ जाए। बहुत ही मैकेनिकल तरीका होता है इस तरह के प्रॉब्लम्स को करने का, यानी कि एक सेट पैटर्न है जिसके ऊपर ये सवाल पूछे जाते हैं और एक सेट पैटर्न है इनको करने का। तो अगर आपने ये टॉपिक ढंग से कवर कर लिया तो ये मान के चलिए 100% उम्मीद है कि वहां पर आपसे इसका प्रॉब्लम बनेगा ही बनेगा। क्या छोड़ देना है? बाइनोमियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज अब आप छोड़ सकते हैं। बात करते हैं लेटेस्ट ट्रेंड्स की। तो प्रॉब्लम्स कंटेनिंग x की पावर r इज, ये हमेशा से ट्रेंड में रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम में। इसके ऊपर प्रॉब्लम पूछा ही पूछा जाता है।
जैसे यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन दिस एक्सपेंशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -7 इन दिस एक्सपेंशन आर इक्वल, तो आपको a और b के बीच में रिलेशन बताना है। यहां पर कांस्टेंट टर्म अगर अल्फा है तो अल्फा का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आपको बताना है, तो कांस्टेंट टर्म के ऊपर x की पावर r के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं डेफिनेटली वह पूछे जाते हैं। फिर मल्टीनोमियल थ्योरम, मल्टीनोमियल थ्योरम इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट। बाइनोमियल में तो सिर्फ आपके पास यहाँ दो टर्म्स होती है, मल्टीनोमियल थ्योरम में यहाँ पर दो से ज्यादा टर्म्स होती है और उसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम, उसके ऊपर आप मल्टीनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। जैसे यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 पूछा गया है इस एक्सपेंशन में, इसके ऊपर भी काफी प्रॉब्लम्स आए हैं। रिमाइंडर एंड डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स कहने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी बोल दिया है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा और यहाँ कोशिश करिएगा जो प्रॉब्लम्स हमने अभी तक आपको दिए हैं, लगभग 6 के करीब हमने आपको प्रॉब्लम्स, 6 नहीं 5 प्रॉब्लम्स हमने आपको यहां दे दिए हैं। इन 5 प्रॉब्लम्स के आंसर मुझे नीचे जरूर लिख के बताइएगा, आपके इन 5 यानी 20 में से कितने मार्क्स आपने सिक्योर किए, काउंटिंग विद नेगेटिव मार्क्स आल्सो, अगर आपका आंसर मैच नहीं करता फर्स्ट बारी में। फिर आज का स्पेशल सवाल, इफ द कांस्टेंट टर्म इन दिस एक्सपेंशन, यानी ये सवाल फिर से क्योंकि यहाँ बाइनोमियल नहीं है बल्कि दो से ज्यादा टर्म्स हैं यानी मल्टीनोमियल है, तो यहां पर इफ द कांस्टेंट टर्म इन दिस एक्सपेंशन इज 2 की पावर k into I where I is an integer then find is an odd integer then find the value of k। तो अगर मैं इस एक्सपेंशन की जनरल टर्म लिखता हूं, if I write down the general term of this expansion then the general term of this expansion shall be 10 factorial upon r factorial s factorial into p factorial और into 3x cube की पावर r minus 2x square की पावर s और 5 upon x की पावर 5 की पावर p। So the general term comes out to be 10 factorial upon r factorial s factorial p factorial 3 की पावर r minus 2 की पावर s और 5 की पावर p इंटू x की पावर कितनी आएगी 3r प्लस 2s माइनस 5p माइनस 5p। ध्यान रखिएगा r प्लस s प्लस p जो होगा ये सब 10 होगा और r s और p ये सब होल नंबर्स होंगे। अब हमें क्या चाहिए, टर्म कांस्टेंट टर्म चाहिए, यानी कि फॉर कांस्टेंट टर्म जो x की पावर है, यानी ये इसमें x नहीं आना चाहिए, तो फॉर कांस्टेंट टर्म वी शुड हैव व्हाट 3r प्लस 2s माइनस 5p इज इक्वल टू 0, यानी कि 3r प्लस 2s इज इक्वल टू 5p। तो और दूसरी जो इक्वेशन हमारे पास है वो है r प्लस s इज इक्वल टू 10 माइनस p। अगर मैं यहां से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, सेकंड को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से और ये सब्ट्रैक्ट करूं, देन आई विल गेट r इज इक्वल टू 7p माइनस 20, ये तो r की वैल्यू आ गई। और अगर मैं इस इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करता हूं, देन आई विल गेट माइनस s इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई किया 9p माइनस 30। जरा एक बार देखें 9p आएगा कितना आएगा 8p आएगा, 8p माइनस 30, यानी कि s हो गया 30 माइनस 8p। सो हमने r और s दोनों की वैल्यू p की टर्म्स में निकाल ली है। r आया है 7p माइनस 20 और s आया है 30 माइनस 8p। ऑब्वियस सी बात है, यहां से समझ में आता है कि r की p की वैल्यू डेफिनेटली 3 या 3 से बड़ी होनी चाहिए, तो p को अगर मैं 3 ले लेता हूं तो s आ जाता है 6 और r आ जाता है 1। इसके अलावा अगर मैं p को 4 लेता हूं तो ये तो चल जाएगा, लेकिन ये s नेगेटिव हो जाएगा तो और कोई वैल्यू नहीं ले सकते, यानी दिस इज द ओनली पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ r एंड sp फॉर विच वी गेट अ कांस्टेंट टर्म। देयरफॉर कांस्टेंट जो टर्म आएगी, कांस्टेंट टर्म जो आएगी वो आ जाएगी 10 फैक्टोरियल अपॉन r 1 फैक्टोरियल इंटू s
इंटू पी इंटू 2 की पावर, अब जरा देख लें, 3 की पावर आर माइनस 2 की पावर एस, 3 की पावर 1 माइनस 2 की पावर एस इंटू 5 की पावर पी, 5 की पावर पी, एक बार देख लीजिए, हाँ बिल्कुल यही आ रहा है। सो दैट कम्स आउट टू बी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इंटू 6, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, और ये हो गया 3 इंटू 2 की पावर 6, 5 की पावर 3। नाउ यू कैन सी वेरी वेल कि 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाता है, और यहां पर भी अगर आप देखें 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, तो ये 3 और ये 4 हो जाता है। सो दैट इज, इसको लिखें 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4, 2 का स्क्वायर, इंटू 7 इंटू 3, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 3। सो अगर मैं 5 काउंट करूं तो 5 की पावर 4 आ गया, और 3 काउंट करूं तो 3 का स्क्वायर आ गया, और 7 और 2 की पावर आई 6 एंड 3 9। ये हो गया ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर। तो यहां पर जो के आ रहा है पावर, क्योंकि हमें लिखा था कांस्टेंट टर्म है i इज इक्वल आई इंटू 2 की पावर के, ये ऑड इंटीजर था, 2 की पावर के फॉर्म का है, तो यहां से समझ में आता है कि के की वैल्यू 9 हो जानी चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी IIT Delhi, वन ऑफ आवर ड्रीम कॉलेजेस। सो दैट इज IIT Delhi इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह का मल्टीनोमियल का सवाल आपको लेटेस्ट ट्रेंड में मिलेगा, जरूर करके मुझे बताइएगा कि आपसे वह हुआ या नहीं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के एनालिसिस में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, थैंक यू एंड बाय बाय।